नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए। मिल्लत टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज एक लंबे वक्फे के बाद फिर इस प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद शम्स शाहनवाज, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस सीतामढ़ी ज़िले के और साबिक़ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं तलबा यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। आज हम बिहार की हालत के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आइए जानते हैं मोहम्मद शम्स शाहनवाज। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप बिहार से आ रहे हैं, बिहार से ही आते हैं, आपका ताल्लुक़ है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो अभी स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले नीतीश कुमार आने के बाद ये लॉ एंड ऑर्डर कुछ सुधर गया था, लोगों की एक उम्मीद थी नीतीश कुमार से, सुशासन बाबू अपने आप को वो कहते थे। फिर आखिर क्या है, अभी भी उन्हीं की सरकार है, फिर अब ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब क्यों हो गई? देखिए, सुशासन बाबू के नाम से नीतीश जी मशहूर हैं। बिल्कुल। और जो इनका पहला कार्यकाल था उस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्त कुछ सुधार था, लेकिन जो लोग लालू यादव या महागठबंधन की सरकार को जंगल राज कहते थे, आज हकीकत ये है कि जंगल राज पार्ट 2 बिहार में चल रहा है और सुशासन बाबू के नेतृत्व में चल रहा है। अच्छा। जिस सुशासन बाबू जो ये कहते थे कि न्याय के साथ विकास होगा, आज पूरा बिहार अन्याय से तड़प रहा है। किसानों की हालत ख़राब है, नौजवान बेरोजगार हो रहे, उनकी पढ़ाई की क्या स्थिति है ये आपको जानकारी है। यूनिवर्सिटीज़ का बुरा हाल है, कॉलेज खुलते नहीं हैं, क्लासेस लगती नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई, स्कूल में बस्ते की जगह बच्चों को प्लेट थमा दिया गया है मिड डे मील के बहाने। ये तो ठीक है सर, जो गरीब लोग हैं कम से कम तो खाने। देखिए, गरीब, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उसकी नस्ल को सुधार सकते हैं। खाना स्कूल में देकर या खाना के लालच में स्कूल में बुलाना और पूरी पढ़ाई की व्यवस्था को, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ताक पे रख देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और किस तरीके से फिर आप बच्चों को पढ़ाएंगे जिन बच्चों का मकसद स्कूल में आने का सिर्फ ये हो जाए कि उसको पोशाक लेना है या पोशाक राशि का पैसा लेना है, उसको खाना लेने आना है, ये तो उसका पूरा कंसंट्रेशन ही यही हो जाएगा। तो जब एजुकेशन हम नहीं देंगे तो बेटर इंडिया की बात कहाँ से होगी? एक मजबूत बिहार, खुशहाल बिहार, सशक्त बिहार या एक गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए शिक्षित होना जरूरी है। लेकिन ये बात तो ठीक है सर, लेकिन अगर जो पोशाक की बात है, छात्रवृत्ति की बात है या जो मिड डे मील की बात है, ये तो इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो समाज में हम बिहार की अगर बात करें तो गरीब समाज बहुत ज़्यादा है। वो बच्चों को पढ़ाने की, इसी वो नहीं सोचते पढ़ाने के बारे में, क्यों उनके पास या तो पैसे नहीं है, पोशाक नहीं, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है हम जाकर के वो काम करवाने लग जाते। तो इसी चीज़ को बदलने के लिए तो नीतीश कुमार ने ऐसा किया है ताकि ऐसा ना हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई सिस्टम लालच की बुनियाद पे हो तो उसमें कामयाबी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए। और जब ये लालच हो जाएगा कि हम स्कूल जाएंगे तो हमको पोशाक राशि का पैसा मिलेगा, बिल्कुल, हम अगर स्कूल जाएंगे तो हमको मिड डे मील में खाना मिलेगा, लेकिन आज हकीकत ये है कि न सरकार की तरफ से और न ही परिजनों की तरफ से, यानी कि अभिभावकों की तरफ से कभी भी ये स्कूल से नहीं पूछा जाता है कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। स्कूलों की हालत ख़राब है, टीचर्स नहीं है वहाँ पे। आपको ये हैरानी होगी जान के कि ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ 2 लोग पूरे क्लासेस चला रहे हैं। वो पढ़ाते क्या होंगे बच्चों को? बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए वहाँ पे मेज नहीं है, समय पे किताबें नहीं मिल रही हैं, एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है। तो ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर सरकार को दोष दें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सरकार ये दावा कर रही है कि हम एक समृद्ध और मजबूत बिहार बनाना चाहते हैं,
उसको सबसे पहले शिक्षा पे बहुत मजबूती से काम करना होगा। अच्छा सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो वाकई ख़राब है। तो आपको क्या लगता है कि जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर थी, या अब जो वो बीजेपी के साथ मिल गए हैं तो जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है? देखिए, हकीकत ये है कि नीतीश जी इस समय खुद भ्रष्टाचार के मामलों से घिरे हैं। नीतीश जी की सरकार में जो मंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस की बात, जीरो टॉलरेंस तो मंजू वर्मा के मामले में आप देख रहे हैं। जीरो टॉलरेंस, जिस जेडीयू के कार्यकर्ता जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस तो सिर्फ विपक्ष के लिए है, जीरो टॉलरेंस सिर्फ आम आदमी के लिए है। लेकिन सरकार और सरकार के जो मंत्री हैं, जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की घटना हुई है, जिस तरीके से बालिका गृह के अंदर एक मंत्री और उसके परिवार के लोगों ने जिस तरीके से महिलाओं का शोषण किया है, और आज वो फरार है, सरकार ये बता नहीं पा रही है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कहाँ है। यहाँ तक कि ये शर्म की बात है बिहार सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ के, कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आप अपने फॉरवर्ड मिनिस्टर को आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब कर दिया है। और आज उसका ये है, आज की डेट में मैं ये बताना चाहता हूँ, उसमें अपडेट ये है कि अब जाके सुशासन बाबू की सरकार जागी है, उनकी पार्टी ने मंजू वर्मा को निलंबित किया है। आखिर इंतजार किस चीज़ का कर रही थी? क्या नीतीश जी को ये उम्मीद थी कि एक भ्रष्ट उनकी मंत्री, जिसका पति दुराचार के मामलों में सीधे लिप्त हो, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, अगर उस पर कार्रवाई नहीं वो कर पा रहे हैं 2 महीने 3 महीने के अंदर, तो इससे संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं का क्या हाल है। आज व्यापारियों की खुले में हत्या हो रही है। आज शहरों के अंदर आप तमाम अखबार, जो सुबह आप अखबार उठा के पढ़ें तो देखें, सिर्फ हत्याएं, लूट, बैंकों को लूटा जा रहा है, तमाम घटनाएं हो रही हैं। अब जो बिहार की जो स्थिति है उस पर थोड़ी देर बाद हमें बात करेंगे। इस पर आपसे हम एक सवाल और एक करना चाह रहे हैं। आप एक नौजवान हैं और नौजवानों का ख्वाब होता है कि पढ़ने लिखने के बाद या तो जॉब करे, पैसा कमाएं, उसके बाद जब पैसे हो जाएं, क्योंकि उसके बाद पॉलिटिक्स में जाए। पॉलिटिक्स में पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि लोग जो है ऐसे वोट देते नहीं हैं। तो आप पहली नौजवानी की हालत में जो है पॉलिटिक्स में घुस गए, तो क्या सोच कर? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएससी किया और वहीं पे मैंने मास कम्युनिकेशंस का भी कोर्स किया, और अलीगढ़ में ही तलबा यूनियन में मुझे लड़कों ने मौका दिया कि मैं क़यादत कर सकूं, और न सिर्फ यूनिवर्सिटी का बल्कि पूरी कम्युनिटी का। और मुझे वो मौका मिला 2004 में मैं तलबा यूनियन में आ गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स, जो राजनीति जिसको हम कहते हैं, अगर राजनीति बेटरमेंट के लिए है, समाज को बदलने के लिए है, समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए है, एक नई विचारधारा को लाने के लिए है, और जो एक विचारधारा जिससे देश का और समाज का नुकसान होता है उसको रोकने के लिए अगर कोई राजनीति हम करते हैं, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं ये करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे नौजवान वो पैसा कमाने का इंतज़ार ना करें, इसलिए कि आप इस भरोसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल अपने मुल्क को, अपने देश को नहीं छोड़ सकते उन लोगों के हाथ में जो आज देश का सौदा कर रहे हैं राजनीति के अंदर। अच्छा, तो आपका जो मकसद है वो आप पॉलिटिक्स में आने का, वो क्या है, वही जानना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं जिस ज़िला से आता हूँ, सीतामढ़ी, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मैं ऐसे अगर कहूँ कि सीतामढ़ी बैकवर्ड है, हो सकता है कि आपके बहुत सारे दर्शक हैं जिनको सीतामढ़ी के बारे में जानकारी ना हो, उनको लगेगा कि नहीं मालूम, ये गलत बयानी कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट संसद के अंदर टेबल्ड हुई थी, डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट संसद के अंदर टेबल हो गई, सरकार की रिपोर्ट थी, और उसमें यह माना गया कि सीतामढ़ी जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। और उसमें एक बहुत बड़ी आबादी जो अल्पसंख्यकों की है, जिसमें एक बड़ी संख्या मुसलमानों की है, या यूँ कहिए कि ज़्यादातर मुसलमान लोग हैं, उनमें शिक्षा और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें काफ़ी पिछड़े हैं वो लोग। और मुझे ये लगता था कि अलीगढ़ से जो एक एनर्जी मुझे मिली है, एक मौका मुझे मिला है कि मैं आगे बढ़ कर के आदत करूं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए। आज उसी अलग को जगा रहा हूं। एक कोशिश है हमारी कि पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पावर हासिल करना नहीं है।
पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि समाज को सुधारने के लिए, बेटरमेंट के लिए, आम आदमी की मदद के लिए, मतलब आप अगर कोई काम हम लोग कर सके तो वो हम लोग करते हैं। सीतामढ़ी की हालत और जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सीतामढ़ी संघर्ष समिति के नाम से एक तंजीम हम चलाते हैं, और वो तंजीम जो है वो सालों भर अपना काम करती है। डिफरेंट फोरम पे हम लोग काम करते हैं। समाज में जो भी मदद हो सकती है वो हर तरीके से हम लोग करते हैं, चाहे फ्लड आ जाए, बाढ़ के मौके पे करते हैं, अर्थक्वेक का मामला आया था उसमें भी हम लोगों ने किया था, सर्दियों में, शादियों में, बहुत तरीके के काम जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पर हमारे पास वक्त कम होता है। हम आपसे ये जाना, सीतामढ़ी का आपने बताया कि मुसलमानों की जो आबादी है वो ज़्यादा है, तो बताएंगे आप मुसलमानों की कितनी आबादी है और हिंदुओं की कितनी आबादी है? देखिए, आबादी मीन्स मैं ये आपको कहना चाहता था कि जो सच्चर कमेटी के मुताबिक एक बड़ी आबादी है जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन जीती है, जो स्ट्रगल कर रही है मूलभूत सुविधाओं के लिए। सीतामढ़ी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सीतामढ़ी में बड़ी आबादी का मतलब ये है कि करीब 30% मुस्लिम भाई वहाँ रहते हैं, और अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की है, और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। बड़ी बात बताइए, सीतामढ़ी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा दौर है, जब हम आप दोनों आदमी आमने सामने बैठे हुए हैं, उस वक्त तो माहौल आप जानते हैं कि सीतामढ़ी में पिछले दिनों एक फसाद हुआ है, बिल्कुल, और ये नई बात नहीं है सीतामढ़ी के लिए। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि सीतामढ़ी को सुपर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में काउंट किया जाता है बिहार में, और नहीं मालूम सीतामढ़ी को किसकी नज़र लग गई है कि सीतामढ़ी जैसा शहर जहाँ एक बहुत अच्छे माहौल में गंगा जमनी तहजीब और तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम भाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हमारी दुकानें एक साथ हैं, हमारे मकान एक साथ हैं, हम त्यौहार एक साथ मनाते हैं। लेकिन नहीं मालूम, कुछ ऐसे त्यौहार हैं जब वो आते हैं तो दिल में दहशत होती है, डर होता है, और लड़ाई और दंगे हो जाते हैं। नहीं मालूम कौन लोग हैं जो हर बार अपनी राजनीति के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए वो माहौल को ख़राब करते हैं। और इसमें एक बड़ी वजह मैं जब मानता हूँ कि उसमें सियासी लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके का माहौल बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपस में लड़ते नहीं, इसका मतलब सियासी मुद्दा है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि सीतामढ़ी में 92 में भी दंगा हुआ था, बिल्कुल, और उस टाइम मैं छोटा था, और मैंने खुद अपनी आँखों से सीतामढ़ी को उस दंगे से आगे बढ़ते हुए देखा है। बहुत सारे मामले सीतामढ़ी में हुए हैं जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, मगर मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि सीतामढ़ी के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और एक ख़ास तरीके की दुआ कहिए, ब्लेसिंग कहिए, माँ सीता की जन्मस्थली है। और उसके अलावा बहुत हमारे पीर पैगंबर वहाँ हैं, मुसलमानों के भी बड़े उलमाए कराम वहाँ हैं, और उन सब लोगों की दुआ है कि सीतामढ़ी हमेशा उन चीज़ों से आगे निकलता है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो हालात हैं उससे बेहतर हालात आने वाले वक्त में होंगे। और जो वहाँ का नौजवान तबका है, एक नौजवान होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि उसे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, उनको एक साथ रहना है, और सीतामढ़ी के विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए सब लोगों को मिलकर काम करना है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में अगर हम बात करें तो मुस्लिम बेस्ट लीडर आप किसे कहेंगे? जैसे बासर लीडर जो बिहार की बात करें तो कौन हो सकते हैं बिहार में मुस्लिम भाई? मतलब कि आज के दौर में तो आप किसकी नाम, कौन लोग हैं? मतलब वही पूछना चाहता हूँ। मतलब मेरा ये कहना है कि अभी जो भी लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और जब वो किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं तो ठीक है, एक पार्टी में, एक ज़िला में, एक एमपी की हैसियत से, मिनिस्टर की हैसियत से, एमएलए की हैसियत से उनका अपना एक असर होता है अपने अपने इलाकों में। लेकिन ये कहिए कि कोई ऐसा नेता जिसको पूरे बिहार में मुसलमान अपना नेता मानता हो इस वक्त बिहार में? हाँ, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब बासर लीडर जिसे कह सकते हैं। नहीं, कई लोग हैं ऐसे, मुझे लगता है दूसरी पार्टियों में भी हैं, कांग्रेस के अंदर हैं, आरजेडी के अंदर हैं, जेडीयू के अंदर भी हैं। अगर आरजेडी में अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं तो कांग्रेस में तारिक अनवर और डॉक्टर शकील अहमद है। उसके बाद जेडीयू में गुलाम रसूल बलियावी हैं।
आरजेडी में फिर आपके फातमी साहब हैं, या अभी बहुत सारे नौजवान मुस्लिम लीडर भी आए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये सारे लोग वो लोग हैं जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक के कहने पे बिहार का मुसलमान एक तरफ हो जाएगा तो ये अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, तो क्या आपको लगता है इतने जो मुसलमान बिहार में भी बहुत अच्छे खासे पिछड़े हैं, मान लीजिए सीमांचल की बात करें तो वहाँ तो अच्छे खासे पिछड़े माने जाते हैं, सीतामढ़ी में आपने जैसा क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, तो इतने बड़े बड़े जब हमारे लीडर हमारे सामने हैं, साथ हैं, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? विजन नहीं है हमारे पास, ये क्या चीज़ की कमी? देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, बिल्कुल, और सरकार के मुद्दे अलग होते हैं, ठीक है। तो ये देखना होगा कि जो हमारे जो नुमाइंदा हैं जिनको हम जिता के भेजते हैं वो हमारी बातों, हमारी परेशानियों, हमारे मुद्दों को कितना उठाते हैं। विधानसभा और संसद में हमारी बातें होती हैं कि नहीं होती है। हकीकत ये है कि आज बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस मामले में नासमझ है। मैं इसलिए मानता हूँ क्या करना चाहिए सर? कि वो चुनाव में वोट जरूर दे देता है लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता है वो। अच्छा, तो और मैं ये चाहता हूँ चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं भी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर मुझे पब्लिक ने, जनता ने अगर मुझ पर एतमाद करके मुझे जिता के विधानसभा और संसद में भेजा है, बिल्कुल, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरी जवाबदारी भी है कि मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करूं। लेकिन सर उम्मीदवार बन जाने के बाद जब वो जीत जाते हैं तब तो फिर वो जवाबदेही मानते ही नहीं ना सर, जिम्मेदार अपने आप को मानते ही नहीं, फिर वो तो बात ही करना छोड़ देते हैं सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे तब तक ये दिक्कतें आएंगी। अब देखिए जो देश में अभी माहौल है, बिल्कुल, कोई कैंडिडेट को देखता ही नहीं है, पार्टी के आधार पे इलेक्शंस हो रहे हैं, एक कोई बीजेपी की तरफ है, दूसरा महागठबंधन है जी बिल्कुल, तो पब्लिक के पास सोचने का कोई मौका तो है नहीं, पब्लिक को दोनों में से किसी एक को चुन लेना। ये एक दिक्कत है इस वक्त। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार बहुत अच्छे जो आपके उम्मीदवार हैं वो भी छट जाते हैं या किसी वजह से रह जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे लोगों को, नए लोगों को, और जमीन पर काम करने वाले लोगों को। 2019 का इलेक्शन करीब है, तो आप इस पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो जो अच्छे उम्मीदवार को चुन सके? देखिए पहला अपील तो मैं तमाम राजनीतिक दलों से करना चाहता हूँ कि जो पार्टी सिस्टम का इलेक्शन है उसमें जनता के सामने बहुत लिमिटेड उनके पास फ्रीडम है, तो उसमें पहली कोशिश तो पॉलिटिकल पार्टी को पहल करनी होगी कि वो अच्छे उम्मीदवार को लाए ताकि लोगों के पास ऑप्शन अच्छे हों। दूसरा, जनता से ये कहना है कि आप तमाम चीज़ों को भूलकर उसको वोट दीजिए जो काम करे, जो विकास करे, जो आपकी बात करे, जो संसद में आपकी बात बोले, वो आपका नुमाइंदा हो, वो किसी सिर्फ एक पार्टी का नुमाइंदा ना हो। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो है इलाकाई जितनी भी पार्टियां हैं वो गालिब हो रही हैं, जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, तो जो अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो चुका है, तो फिर भी आप कांग्रेस को पकड़े हुए हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस का सफाया नहीं हुआ है। कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और बिहार के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका महागठबंधन के साथ सिर्फ कांग्रेस की वजह से जुड़ता है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, मैं चूँकि राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नौजवानों को सबसे ज़्यादा तरजीह उन्होंने दिया है, और अभी जो हमारे यूथ कांग्रेस के मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव चंद्र यादव जी, और उसके अलावा जो उनकी टीम है बिहार में, जो हमारे नेता हैं, चाहे दौलत इमाम हमारे उपाध्यक्ष हों या मंजीत आनंद साहू हों, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और एक विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं कि सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी संप्रदाय का हो, गरीब हो, अमीर हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं करना है, और आम आदमी की लड़ाई को आम आदमी का सिपाही बनकर लड़ना है। एक जो राहुल गांधी की सोच है, उसी सोच को लेकर, उसी विचारधारा को लेकर हम लोग देश के निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं। और जहाँ तक जो रीजनल पार्टी की आपने बात की, मैं मानता हूँ कि उनका एक वर्चस्व एक इलाके में है, लेकिन वैचारिक तौर पे जो मजबूती कांग्रेस के अंदर है देश को लेकर,
समाज को लेकर और एक जवाबदारी जो कांग्रेस के अंदर है, शायद वो जवाबदारी जिससे वहाँ की किसी भी स्टेट की जो रीजनल पार्टी है उनके अंदर नहीं है। तो देश के निर्माण में नौजवानों को जो भूमिका निभानी है उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए और राहुल गांधी जी के आह्वान पे जो उन्होंने एक आवाज़ दिया है कि आप आइए, चाहे आप कितने भी, हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड राजनीतिक ना हो, लेकिन आप आइए और इस बदलाव में, जो बदलाव का वक्त देश के सामने है 2019 का, उस बदलाव में साझीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए और आने वाले समय में ये सुनिश्चित कीजिए कि इस बदलाव में आप भी बराबरी के हिस्सेदार हैं। इसलिए कि ये लड़ाई 1947 से बड़ी लड़ाई आने वाले 2019 में होनी है और मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और तमाम जो सेकुलर पार्टीज़ हैं उनके नेतृत्व में एक बड़ी जीत जो है वो आने वाले वक्त में मिलेगी और बदलाव भी होगा केंद्र सरकार के अंदर और एक अच्छी सरकार बनेगी, आम लोगों की सरकार बनेगी, गरीबों की, युवाओं की, मजलूमों की, नौजवानों की सरकार बनेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो ये थे मोहम्मद शम्स शाहनवाज। आज आपने देखा कि बिहार में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है, जानने की हमने कोशिश की और उन्होंने बताया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और फेसबुक पर अगर हमें देख रहे हैं तो कमेंट करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।